के चलते हमारे खास कार्यक्रम उन्नति के 4 साल में खुद छत्तीसगढ़ अपने पर्व त्योहारों के साथ इसी तरह आगे बढ़े, ऐसी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। बृजमोहन जी की बात करूं, मैडम अनिला जी की बात करूं, राजनीति में या जीवन में व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। बृजमोहन जी को हमने मध्य प्रदेश विधानसभा में भी, जब मैं पत्रकार भी नहीं था, कॉलेज का स्टूडेंट था, तब मैं इनको देखता था। और मध्य प्रदेश उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही थे और हीरे का विषय था। और विधानसभा में इनका बड़ा आग उगलने वाला भाषण था। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और विधानसभा में मुझे ऐसा लगा, मैं आमंत्रित दीर्घा में था, वहां बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, बृजमोहन अग्रवाल जी का जो स्वर था वो पंचम सप्तम और ऊंचा 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 होता चला जा रहा था। और उधर से दिग्विजय सिंह जी, इनको जो है कभी गुगली कभी बाउंसर, वो तमाम गेंदे फेंके जा रहे थे। तो ऐसे नेता हैं। अनिला जी एक बहुत विनम्र छवि के साथ, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के साथ अपने विभाग में काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बृजमोहन जी, मैं आपको राजनीति की गलियों में अगर पीछे ले जाऊं, कितना पानी बहा है, इंद्रावती की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की तमाम नदियों की बात कर लें, कई बार दिल ये भी करता होगा छोड़ आए हम वो गलियां, या वो गलियां फिर बुलाती हैं। बहुत कुछ नजर आता है, बहुत कुछ नजर अब नहीं भी आता है। क्या देखते हैं आप 90 की राजनीति का वो दौर, जब युवा तुर्क तो आप अभी भी हैं, लेकिन 2023 की राजनीति और 90 की राजनीति, अंतर क्या देखते हैं आप? देखिए, अभी आपने गाने की एक लाइन तो सुनाई, वो गलियां वो चौबारे ना आएंगे दोबारा। अब वो राजनीति में हम लोगों ने जब राजनीति की शुरुआत की, तब उसमें सुचिता होती थी, तब उसमें दुश्मनी नहीं होती थी, मुद्दे होते थे, उसमें काम होता था और लोगों की चिंता होती थी। आज राजनीति में जो चिंता है वो स्वयं की चिंता ज्यादा हो गई है। अब मुद्दे गायब हो गए हैं। अब राजनीति में पद पर बने रहना और एन केन प्रकारेण जीतना। और मुझे तो लगता है कि, मुझे याद आता है कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ वहां पर विधायक रहे हैं, चरणदास महंत जी विधायक रहे हैं। हम लोग सब साथ में बैठकर गपशप मारते थे, खाते पीते थे, पर आज वो माहौल नहीं है। तो राजनीति में जो दूरियां पैदा हुई हैं, ये दूरियां सबके लिए अच्छी नहीं है। राजनीति में एक दूसरे विरोधी दल का होना कोई दुश्मन होना नहीं है। हम सबका उद्देश्य है कि देश का, समाज का और प्रदेश का विकास करना। और वैसे आप नदियों की बात कर रहे थे, बहुत पानी बह गया है। आजकल तो प्रदूषण के कारण नदियां सूख रही हैं और लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ साथ और लोगों के जीवन में भी लगभग वैसी ही स्थिति पैदा हो रही है। तो मुझे तो याद है कि आप अभी हीरा खदानों की बात कर रहे थे, जब हम दिग्विजय सिंह जी से तू मैं होती थी और वो कहते थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा होगा, तो हम कहते थे कि चलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो फिर जब हम लोग वेल में मिलते थे तो एक दूसरे के मेरे गले में हाथ डालकर, मेरे से बड़े थे, कहते थे बृजमोहन, पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार करना जरूरी नहीं। ऐसे भी मुद्दे होते थे। तो वो जमाना हम लोग देखते थे कि पटवा जी, अर्जुन सिंह जी एक दूसरे को बातों बातों में एक दूसरे को नंगा कर देते थे। सही बात। पर 5 मिनट बाद वही हंसी ठिठोली विधानसभा के छूटने के बाद हो जाती थी। बिल्कुल सही। आजकल तो जब हम हाउस में कभी किसी मंत्री पर आरोप लगा देते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं कि आपने क्यों बोला। ये राजनीति है, राजनीति है। और राजनीति में आरोप व्यक्ति पर नहीं लगता है, राजनीति में आरोप पद पर लगता है। इसलिए राजनीति में आपकी बात पे मुझे याद आया, बशीर बद्र साहब का शेर है, शायद कुणाल जी, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। अनिला जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी बृजमोहन जी ने बड़ी अच्छी बात की कि राजनीति से मुद्दे गायब हो गए।
अब एक फिल्म आती है, फिल्म में उस फिल्म के अभिनेत्री ने क्या वस्त्र पहने हैं, यह अचानक एक मुद्दा हो जाता है। हालांकि इन्हीं की पार्टी के और इन्हीं के साथी और इस समय जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े साहस से, एक दिन पहले भोपाल में वो हमारे साथ मंच पर थे, प्रहलाद पटेल जी की मैं बात कर रहा हूं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और जल शक्ति मंत्री। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे मुद्दों से बहुत सहमत नहीं हूं। आप किस तरह देखती हैं आज महिलाएं, अभी बहुत सुंदर नृत्य हमने देखा, आदिवासी लड़कियां, फिर उसके बाद उन दिव्यांग बालिकाओं का हमने एक सुंदर गीत सुना। स्त्रियों पर शोषण की कहानियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मुद्दे, स्त्री क्या अभी भी राजनीति में सिर्फ शोषण अत्याचार का मुद्दा है या उसके वस्त्र पर बात होती है? अभी भी हम स्त्री के एक समुचित उत्थान की तरफ अभी भी क्या हम बढ़ पाए हैं या अभी भी सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं? स्त्रियों के बारे में जो शोषण की बात करें वो तो आदिकाल से चले आ रहा है और मुझे लगता है अभी भी कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है। पर अभी मुझे लगता है कि जो हम लोगों की नज़रिया है, उनके पोशाक पे, उनके रहन सहन पे, उनके मतलब व्यक्ति अपने मन को साफ ना करके जब तक अपनी नज़रियों को ना बदले तब तक ये चलता ही रहेगा, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए आज जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो आधुनिक तरीके से जीना चाहते हैं या अपने पैरों में खड़े होना चाहते हैं, पहले ऐसा रहता था संस्कार जो पेरेंट्स कह दिए, जहाँ जाना ये करना, उस हिसाब से चलते थे। पर आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, शिक्षा इतनी आगे बढ़ गई है, तो वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं आज की बच्चियां, आज की बहुएं। तो मैं लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग अपनी नज़रिया बदलें, जिससे आज जो लांछनें लगती हमारी महिलाओं पे, बेटियों पे, वो ना लगे। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और एक बात अक्सर मैं दोहराता हूं, यहाँ बहुत सारी आदि आबादी की नुमाइंदगी, युवा पीढ़ी भी है और मेरी उम्र की पीढ़ी भी है और उससे बीच की मिडिल एज पीढ़ी भी है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता, उनकी आत्मकथा, कभी पढ़ने का दौर तो नहीं है, किंडल का दौर है, लेकिन फिर भी किंडल में ही पढ़िए, पढ़िए तो किसी भी तरह, रंजिश ही सही, डिजिटल में ही आ, पढ़ने के लिए तो आ, पढ़िए तो कम से कम। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है उसमें कि स्त्री के लिए पुरुष कभी रहस्य नहीं है, वो समझ जाती है, आपकी आंखें, आपका हाव भाव, आपका तरीका, वो समझ जाती है आपके मन में क्या है। लेकिन पुरुष हमेशा ये मानता है कि स्त्री उसके लिए एक रहस्य है। खैर, बृजमोहन जी, आप हमेशा एक ऐसे राजनेता रहे जो पावर हाउस माना गया, एंड स्टिल यू आर हैविंग द सेम इमेज। 2023 में ये सवाल पूछा जा रहा है, तरह तरह के मॉडल हैं, आपकी पार्टी तो मॉडल्स के लिए जानी जाती है, गुजरात मॉडल है, बहुत कुछ बदलता है, परिवर्तित होता है, वहां भी आपने एक बड़ा परिवर्तन किया गुजरात में। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 2023 के मुख्य चेहरे या केवल एक चेहरा चुनाव का कोई होगा, या आप बड़ी विनम्रता से कहेंगे ये पार्टी तय करेगी? देखिए, सबसे पहले तो शरद जी, मैं आपके टीवी को और आपको इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आपके चैनल के माध्यम से जो एक दान का पर्व है, छेरा छेरी, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, बच्चे मांगने जाते हैं घर घर धान, और दूसरा आज शाकंभरी जयंती भी है कि जो सब्जी भाजी पैदा करने वाले लोग हैं वो शाकंभरी माता की पूजा करते हैं। दोनों की मैं बधाई देता हूं। आपने जो प्रश्न किया है, देखिए ये प्रश्न हर राजनीतिक दल में हर समय काल परिस्थिति में पूछा जाता है। वो जमाने की राजनीति समाप्त हो गई कि जो ताकतवर होगा, जो पावरफुल होगा, जो लोकप्रिय होगा, वो किसी पद पर पहुंचेगा।
अब जो राजनीति चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी में, वो हाई कमान की राजनीति है कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। और सामान्यतः जब सत्ता पार्टी में होते हैं तब तो चेहरा होता है कि जो सीएम होता है वो चेहरा होता है। जब विपक्ष में होते हैं तब चेहरा नहीं होता है, बहुमत आने के बाद ही कोई चेहरा बनता है। तो बीजेपी में तो हर कार्यकर्ता चेहरा हो सकता है। आपका चेहरा भी बहुत अच्छा है, बहुत योग्य लोग हैं। चेहरा आपका भी बहुत अच्छा है सर। निश्चित रूप से मेरा चेहरा तो आज से नहीं 1990 से अच्छा है इसलिए कोई पर हमारे गुरु गोविंद सारंग हुआ करते थे, राजनीति के संगठन मंत्री। वो कहते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, कर्म आपको करना चाहिए। और इसलिए राजनीतिक जीवन में पिछले 40 सालों में कर्म से कभी पीछे नहीं हटे हैं। और हम ये मानते हैं कि जिस दिन हमारे कर्म जो हैं और किस्मत दोनों साथ में हो जाएगी, उस दिन आप जो चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। बृजमोहन जी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सवाल जितनी ताकत से पूछा जाता है, यह सवाल के पीछे जो कुछ छिपा रहता है, जिसको हम पत्रकारिता में कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस, उसका भी जवाब ये देते हुए कभी डक नहीं करते हैं। क्रिकेट में झुकते हैं ना, बाउंसर आती है तो ये खड़े रहते हैं, या हुक करते हैं उस पर, या मुस्कुराते हुए बॉलर से कहते हैं फेंको और फेंको, मैं देखता हूं, और फेंको, और भी कुछ हो और थोड़ा और जोर लगाओ। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत कई जिसको हम कहते हैं, जिसको एक पत्रकार जब खबर बनाता है तो वो एंकर ढूंढता है, उसकी लीड ढूंढता है। बृजमोहन जी के इस उत्तर में कई एंकर हैं। अगर यहां कुछ पत्रकारिता के विद्यार्थी होंगे तो उनके लिए ये समझने की बात है कि कितनी सारी बातें इन्होंने बिटवीन द लाइंस कह दी है। अनिला जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये दौर हमने मध्य प्रदेश में देखा और राष्ट्रीय राजनीति में भी देखा कि दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी की पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति भोजन करने जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास, बीजेपी की कार्य समिति चली जा रही है और अटल जी कहते हैं कि अब किसी ने आमंत्रण दिया है तो मना करना उचित नहीं होगा। ये उनकी सोच थी। आज ऐसा क्या हो गया? क्यों इतनी तकलीफ है? क्यों इतनी परेशानी है? क्या हो गया ऐसा? एक घर हमारा है, आप भी जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं, बृजमोहन जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। ये कौन आ गया अचानक जिसने इतनी दरारें पैदा कर दी राजनीति में? बिल्कुल, आप अटल जी के बारे में कहते हैं, वो तो सबके लिए आदरणीय और एक उदाहरण है। वो कभी ये कांग्रेस या बीजेपी ऐसे, वो तो कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करके हमेशा जाते थे। और मुझे लगता है ये व्यवहार की बात है, संबंधों की बात है। अगर उस समय ऐसा होता था तो आज भी है। आज हमें अगर बृजमोहन भैया बुलाएंगे तो हम सहृदय स्वीकार करके, और बृजमोहन भैया जैसे इंसान अगर किसी को इनवाइट करता है या किसने से आमंत्रण देते हैं तो हम सब जाते। आज भी संबंध है, ऐसा नहीं। राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे हो सकता है आपसी मनमुटाव या मन में कुछ, परंतु ऐसे आपसी संबंध अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, आज भी अच्छे संबंध है हम लोगों का। हम लोग इसे झुठला नहीं सकते। पर जो मोहन भैया बोले कि आज व्यक्तिगत जो सोच है, आज लोगों के बारे में कम और राजनीति में अपने बारे में लोग ज़्यादा सोचते, वो वास्तव में हकीकत बात है। आज ऐसी स्थिति आ गई है, और या पता नहीं ये आज की दौर या हवा के कारण है या कुछ ऐसा कारण मैं नहीं कह सकती, परंतु वास्तव में ये बात आज आ गई है। पर कुछ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अपने जनता के लिए काम करें। सभी करते हैं अपने जनता के लिए काम,
पर अधिक से अधिक हम लोग अपने जनता के लिए काम करें। ऐसे अभी भी कुछ लोग हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। कई ऐसे लोग हैं जो खुद व्यक्तिगत अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अभी बड़े बड़े हमारे दिग्गज बहुत से नेता लोग हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगी, जो जनता के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक ध्यान देते हैं। मेरे ख्याल से आपको तालियों से स्वागत करना चाहिए। और स्त्री जो है वो सृजन का पर्याय है, और ये ध्वनि, ये आवाज एक स्त्री की तरफ से ही है, एक महिला की तरफ से है, और संयोग से वो छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री भी हैं। बृजमोहन जी, अतीत की तरफ अगर मैं लौटूं, बहुत मजबूत शासन, बीजेपी का तमाम ताकत, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, लीडरशिप, तमाम चीजें आपके पास थीं। और हम अक्सर जो राजनीति के विद्यार्थी हैं, हमारे एक और माननीय मेहमान हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अपने जनप्रतिनिधि हैं, इसमें कंजूसी मत करिए। हम लोग ये मानते थे बृजमोहन जी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तासीर एक ही है, लेकिन 2018 ने हमको भी चौंकाया। कांग्रेस के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ जो आंधी हमने छत्तीसगढ़ में देखी, वो मध्य प्रदेश की सीमा पर आकर रुक गई। ऐसा नहीं था कि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन वो जैसे तैसे बनी। तो ये जैसे तैसे बनी, वहां आंधी रुक गई। आपके यहां आंधी कांग्रेस को ताकत देकर और बीजेपी को रौंद कर निकल गई। इसके पीछे क्या वजह है सर? क्योंकि आप बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं राजनीति के। देखिए, बीजेपी का 15 साल का शासनकाल था, और 15 साल के शासनकाल में जो कभी कभी होता है ना कि हमको लगता है कि आज टेस्ट चेंज करना चाहिए, कहीं बाहर जाकर खाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में आया कि बीजेपी की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन सर, गुजरात अपवाद है, 27 साल के बाद भी बरकरार हैं आप। देखिए, गुजरात इसलिए अपवाद है कि गुजरात ने इस देश का प्रधानमंत्री दिया है, गुजरात ने इस देश का गृह मंत्री दिया है, गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है, और वहां के लोगों को लगता है कि हमारा एक प्रतिनिधि आज पूरे विश्व में, नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जिसका पूरे विश्व में नाम हो रहा है, तो उसके गृह क्षेत्र से क्यों ना हम उनकी ताकत को बढ़ाएं। और इसलिए गुजरात लगातार शायद ये 6वीं बार है, 6वीं बार गुजरात पिछले 30 सालों से। परंतु छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो प्रदेश, अगर हम कहें तो किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, परंतु 15 सालों में हमने काम करते करते 15 सालों तक जनता का आशीर्वाद मिला, और जनता को लगा कि हमको एक बार चेंजेस करना चाहिए। और क्योंकि ये सुगबुगाहट बदले बरे ऐसी सुगबुगाहट गांवों में प्रारंभ हो गई थी, और वो सुगबुगाहट का और कुछ कांग्रेस ने ऐसे छद्म नारे दिए, जिन छद्म नारों के भुलावे में जनता आ गई, और उसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई। परंतु मुझे लगता है कि 2023 फिर हमारा है, फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये मुझे लगता है। चलिए, इसका फैसला तो वक्त करेगा। शुभकामनाएं बीजेपी को भी हैं और कांग्रेस को भी हैं, क्योंकि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के ये जो पहिए हैं, कि जितने मजबूत होंगे, जितनी ताकत से लड़ेंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। अनिला जी, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपकी ताकत, अगर बृजमोहन जी ये दावा कर रहे हैं कि 2023 बीजेपी का है, तो अनिला जी कांग्रेस की तरफ से क्या दावा कर रही हैं कि नहीं, हम दूसरी बार ये दावा ठोक रहे हैं मजबूती से कि सरकार होगी और हम एक कीर्तिमान बनाएंगे, जैसा कभी दिग्विजय सिंह जी ने बनाया था। आपके पास इसके लिए मजबूत आधार क्या है? बृजमोहन जी वरिष्ठ जरूर हैं, लेकिन जवाब अच्छा दीजिए आप, तगड़ा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं बृजमोहन भैया का सम्मान करते हुए ही जवाब दूंगी। क्या बोलते हैं, अभी
आपने अपनी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए आपने अपनी पार्टी का दावा किए कि 23 हमारी है। तो हम लोगों ने भी कह रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में ऐसे काम किए हैं, तो हमारा भी दावा बनता है कि 2023 हमारी है। तो आज हमारी सरकार ने जो काम किया है, जो लोग हैं गांव के आखिरी छोर के रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए, गरीब है, मजदूर है, किसान है, महिला है, ऐसे लोगों के लिए काम किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2023 हमारा रहेगा और इसे कोई झुठला नहीं सकते, क्योंकि जनता अभी से ही हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ब्रिजमोहन जी, मैं जब युवा साथियों को देखता हूं, मेरे सामने ही खड़े हैं और अपनी अपनी पार्टी जिसका ये समर्थन करते हैं, उसके समर्थन के लिए बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। और कार्यकर्ता ही नींव है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन ये तालियां ही बजाता रहता है और इसको कई बार पीछे छोड़ दिया जाता है। आपकी पार्टी पर भी यह आरोप लगता है, आपकी पार्टी पर भी यह आरोप लगता है कि वो दिन हवा हुए जब कार्यकर्ता धुरी होता था, केंद्र बिंदु होता था। अब नेताओं के घर भर जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता की झोली हमेशा खाली रहती है और वो सिर्फ ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है, दरी बिछाने के लिए बुलाया जाता है, दरी उठाने के लिए बुलाया जाता है। छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, अब तो दरी उठाने, दरी बिछाने और तालियां बजाने का काम भी इवेंट कंपनी करती है। अब कार्यकर्ता नहीं करता। और ये निश्चित रूप से आज के समय पर जो कार्यकर्ता बेस राजनीति होनी चाहिए, अब कार्यकर्ता बेस राजनीति नहीं है, अब रेवड़ी बेस राजनीति है। हम रेवड़ियां बांटकर, लोगों को लुभाकर, और लोग भी बहुत तनिक स्वार्थ में उलझ जाते हैं और उसके कारण ये जो राज्य, बहुत सारे राज्य अब नए बने, 3 राज्य, उन राज्यों में बीजेपी 15 साल यहां पर रही तो यहां तेजी से विकास हुआ। यहां की तस्वीर, तकदीर आप बदली हुई देखेंगे। बहुत से राज्यों में ये नहीं हुआ। तो अब जनता को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको कौन पूरा कर रहा है। और बुनियादी लोगों की सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। और आज मीडियम क्लास का जो आदमी है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है, उसके बारे में काम करने की जरूरत है। और अगर उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां पिछले 50-60 सालों में देश में पैदा हुई कि एक तरफ बहुत बड़े लोग बन गए, एक तरफ गरीबी बढ़ गई। तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की योजनाएं जो सभी वर्गों के लिए, कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग से हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग से हो, चाहे सवर्ण में हो, सभी के लिए ऐसी योजनाएं लाना कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये राजनीति की सोच होनी चाहिए। और खाली हम रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीत जाएंगे तो देश का और राज्य का और समाज का भला नहीं होगा जी। आज छत्तीसगढ़ में भी अमूनन यही स्थिति है कि सड़क नहीं बन रही है, स्कूलें नहीं बन रही हैं, कॉलेज नहीं बन रहे हैं। खाली एक किसानों को 2500 रुपए के नाम पर और राजनीति की जा रही है। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है। किसान भी समृद्ध होने चाहिए, परंतु साथ में आम आदमी भी समृद्ध होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि अटल जी ने जो सोचकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जी, कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से बहुत दूर पड़ता है, भोपाल से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो यहां के 33% आदिवासी, यहां के 16% अनुसूचित जाति के लोग, यहां के 40% पिछड़े वर्ग के लोग, यहां पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जीते हैं, उनके जीवन में तरक्की आएगी। पिछले 20 सालों में कुछ काम हुआ है, परंतु बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। आपने जब ये बात कही, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा इस सत्र को।
आपने जब ये कहा कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये मानते हैं कि अगर कुछ पार्टियां, जिसमें सबसे ज्यादा केजरीवाल साहब पर यह आरोप लगता है कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो बीजेपी के लिए यह कहा जाता है कि उसके पास इमोशनल पैकेजेस हैं। 370, भले ही वो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा विषय मानती हो, ट्रिपल तलाक, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर को मैं अलग कर रहा हूं, इससे आप कितने सहमत असहमत हैं? रेवड़ियां अगर दूसरे बांट रहे हैं तो आपके पास भावनात्मक पैकेजेस हैं? देखिए, ये भावनात्मक पैकेजेस नहीं है, ये भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता से जुड़े हुए मामले हैं। भारत के किसी एक राज्य को क्यों स्पेशल अधिकार हो? भारत के किसी, हमारा सीमावर्ती राज्य है, अगर पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता तो सेना के ऊपर हमारे इतना खर्च नहीं होता। वहां पर हमारे देश में बाकी जगह जाकर हम जमीन खरीद सकते हैं, वहां क्यों नहीं खरीद सकते? एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये शुरू से हम कहते हैं कि आपने एक सहृदय सस्नेही राम को रैम्बो राम बना दिया। देखिए, अगर आपको ये मालूम नहीं है, रैम्बो राम नहीं, प्रभु राम इस देश के दिल हैं, इस देश की धड़कन है, इस देश के जन जन के मन में बसे हुए हैं। परंतु कांग्रेस हमेशा नकारती रही। आपके पास क्या प्रमाण है कि वहां पर अयोध्या में प्रभु राम भगवान का जन्म हुआ था? आपके पास क्या प्रमाण है कि प्रभु राम ने यहां पर वनगमन किया था? जो कांग्रेस नकारती रही, उसको आज एजेंडे पर आना पड़ रहा है कि प्रभु राम का मंदिर वही था। अब राहुल गांधी जी भी जाकर वहां पर दर्शन करते हैं, सोनिया जी भी दर्शन करती हैं, प्रियंका जी भी दर्शन करती हैं। तो प्रभु राम को नकारने वाले लोगों को अब देश की अस्मिता के मुद्दे पर आना पड़ रहा है और उस रास्ते पर सबको चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि यह सफलता है, इससे राष्ट्रीयता पैदा होगी, इससे देश में एकता पैदा होगी और जो देश की अस्मिता, हम लोग प्रभु राम के त्याग को मानते हैं, उनकी तपस्या को मानते हैं। उन्होंने जो काम किया है कि भाई से बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई से भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, अगर मां सौतेली है तो उसके आदेश को भी कैसे मानना चाहिए, राज खड़ाऊ लेकर कैसे राज चलाया जा सकता है, ये हमारे देश के आदर्श रहे हैं। और उस आदर्श को हमने कालांतर में पहले मुगलों ने खत्म किया, फिर अंग्रेजों ने खत्म किया, फिर कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। उन मूल्यों को फिर से स्थापित करने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अनिल जी, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि रेवड़ियां बांटने की बात जब ब्रजमोहन जी करते हैं, बीजेपी करती है, तो इशारा आपकी तरफ यानी कांग्रेस की तरफ भी होता है, आम आदमी पार्टी की तरफ भी होता है और कांग्रेस की तरफ भी। और ये आपको प्रश्नांकित भी किया जाता है कि आप रेवड़ियां बांटकर सत्ता में, क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा तो आपके भाजपा के केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने जो लोगों के सामाजिक स्तर पे भावनाओं में, जो आपने कहा ना, भावनाओं से ब्लैकमेलिंग करने का काम है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का है और भाजपा का है। कांग्रेस की बात रही, राम मंदिर की बात आदरणीय भैया जी बोल रहे थे, पर जो वहां शुरुआत की वो तो राजीव गांधी जी ने किया था। तो ये कैसे कह सकते हैं कि राम को या हिंदुत्व को हम कांग्रेसी नहीं मानते? अब वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो राम राम से 100 उठ के चालू करते हैं, राम राम भैया, राम राम दीदी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? और अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण किया, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये कितना सुंदर निर्माण किया है। तो भैया जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेसों ने हमारे जो राम भगवान के अपमान या वो किए, वो सही नहीं है और ये गलत है कि हम सब के लिए, पूरा हिंदुस्तान में राम भगवान तो सभी के आदर्श है, एक पारिवारिक जीवन का आदर्श है भगवान राम, इसके लिए किसे झुठला नहीं सकते। अनिला जी एक भद्र महिला है, इसलिए मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूं, परंतु निश्चित रूप से हमको इस बात को कि जिससे इस देश को प्रेरणा मिल सकती है, जिससे इस देश में एकता स्थापित हो सकती है, ऐसे मूल्यों के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। और ये तेरे राम, ये मेरे राम,
राम सबके हैं, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम सब ने स्वीकारा है, इसमें तेरे और मेरे बात ही नहीं है। किसी ने आज कहा क्या? किसी ने नहीं कहा तेरे और मेरे। मैं तो भैया, बड़े भैया जी को सम्मान करती हूँ। ये तो भाजपा के भगवान राम है, हमारे पार्टी के लिए वो अपने भगवान राम है। सभी अपने पार्टी के आदर्शों को, अपने शिक्षा से अपने पार्टियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं बृजमोहन भैया से कहना चाहूंगी, हम लोग आपका या भगवान राम का या भगवान राम हम सब के आदर्श हैं, पूरे जनता के आदर्श है। इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम नारायणपुर में क्या हो रहा है? नहीं, हिंदुत्व वाली बात कहीं जनता में ना लाए, क्योंकि सभी समाज, हम सर्व धर्म संभव वाली लेके कांग्रेस चलती है। लेकिन आज अनिला जी, मुझे रामराज जी की झलक मिल गई यहाँ, जब कांग्रेस की एक बहुत ही भद्र नेता और मंत्री जब ये कहती हैं कि बृजमोहन जी के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बड़ा मन चाहिए होता है, जो अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो राजनीति हमेशा बड़े मन से ही की जाती है। बिल्कुल, बड़े भैया हमारे बड़े मन से राजनीति करते हैं और हर के लिए इनके मन में जो स्थान है वो, इसके लिए आप इस बार रक्षाबंधन पे कोई ऐसा सूत्र बांधिए कि भैया 2023 में दौड़ पड़े जरा। नहीं, उसके लिए सूत्र नहीं बांधूंगी, बड़े भैया हम लोग को आशीर्वाद देंगे कि 2023 में आप चल पड़ो। ये तो दूसरा ही वचन मांग लिया आपसे इन्होंने जी। ऐसा है, अनिला जी के पति भी मेरे मित्र रहे और अनिला जी के तो हमेशा हमारी शुभकामनाएं हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं। आज ये बड़ा अच्छा सत्र रहा।